तो आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी की 5वीं क्लास पढ़ेंगे और 5वीं क्लास में हम पिछले अध्याय को कवर करेंगे। जो आधा अध्याय बच गया था, हम चैप्टर 5 की बात कर रहे थे और हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि यह ग्राम पंचायत अधिकारी में जो पंचायत अधिनियम है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर से कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। तो बाकी का जो शेष बचा हुआ चैप्टर था उसको हम आज कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी ने त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। और अब त्यौहार से सभी लोग निपट चुके हैं, तो अब तैयारी पे थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यही मानकर चलिए 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगले महीने तक हो सकता है कि आपकी फ़ीस भरने के लिए फॉर्म आ जाएँ। तो पढ़ाई में कोई भी कमी मत रखिए अपनी तरफ से। आप 1 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट बनाए रखिए और लगे रहिए बस। तो देखते हैं अब हम आज की क्लास। 5वां चैप्टर हमको पढ़ना था, वो देखेंगे 5वें चैप्टर में क्या है। हमने अब यहाँ पर देखना है हमें ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर, जो भी ग्राम पंचायत द्वारा कर लगाए जाते हैं अपने स्तर पर, उनको देखेंगे। अभी देखते हैं हम ग्राम पंचायत कौन सा कर, भू राजस्व कर जो लगाती है। सबसे इम्पोर्टेंट कर होता है ग्राम पंचायत द्वारा जो लगाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कर होता है ग्राम पंचायत के लिए, भू राजस्व कर। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि भू राजस्व कर ग्राम पंचायत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कर होता है, और ये 1/4 से लेकर 1/2 तक होता है। जो भू राजस्व कर होता है, ठीक है, भू राजस्व कर वो 1/4 से 1/2 तक, यानी 25% से 50% तक। वो अलग बात है कि लिया नहीं जाता है इतना, क्योंकि ग्राम पंचायतों में आजकल वैसे भी कोई कर उगा नहीं रहा है अपने स्तर पर। तो कर कोई भी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो तो एटलीस्ट कोई भी कर नहीं ले रही हैं। ठीक है, लेकिन ये 1/4 से 1/2 तक की दर होती है भू राजस्व की। ठीक है, भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे और अधिकतम 50 पैसे तक कर लिया जाता है। जो कर है वो 1 रुपये में 25 पैसे कम से कम। ठीक है, यानी 1/4 हो गया ये, और अधिकतम कितना, 1/2 यानी 50 पैसे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 का जो धारा है आपकी वो बोल रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला कर है वो होता है सिनेमा गृह या मनोरंजन कर। यदि आपके गांव में या किसी ग्राम पंचायत में कोई भी सिनेमा गृह चलाया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी पार्क है या कोई भी झूला वगैरह आए हैं, तो उधर पर मनोरंजन कर के नाम पर आपसे टैक्स लिया जा सकता है। और कितना लिया जा सकता है, अधिकतम 5 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, इतना ही टैक्स लिया जा सकता है, अधिकतम 5 रुपये प्रतिदिन। वाहन कर होता है जो यंत्र चालित ना हो, यानी कि जो मैकेनिकल ना हो। मैकेनिकल मतलब जो मोटर से ना चलते हो, उन वाहनों पर आप टैक्सेस लगा सकते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर रखे हुए या किराए पर चलाए जा रहे हों, उन पर भी लगाया जा सकता है टैक्स। ठीक है, अधिकतम कर कितना होता है प्रति वाहन, तो 6 रुपये प्रति वर्ष। 6 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम कर होता है, यानी कि एक वाहन पर 1 साल में 6 रुपये अधिकतम कर ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं पशु कर। अधिकतम प्रति पशु 3 रुपये प्रति वर्ष, यानी 1 साल में एक पशु के ऊपर 3 रुपये लगाया जाएगा। ठीक है, 1 साल में 3 रुपये एक पशु के ऊपर कर लगाया जा सकता है। अगर कोई पशुओं को बेच रहा है तो पशुओं की बिक्री पर शुल्क लगाया जा सकता है। बाजार, हाट, मेले और मेलों पर लगने वाली दुकानों पर शुल्क लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। और कब लगाया जा सकता है, जब वो सरकारी भूमि पर लग रहे हों। ऐसा नहीं कि किसी की प्राइवेट भूमि पर है और आप उधर से टैक्स ले सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपकी ये प्राइवेट भूमि है, अब आप पर्सनली यहाँ पे मेला लगवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती टैक्सेस। अगर किसी की ग्राम पंचायत की भूमि पर ही मेला या कोई बाजार या कोई हाट लग रहा है, तो यहाँ पर टैक्स ले सकती है, शुल्क वसूल सकती है। कोई वधशाला है यदि आपके गाँव में, ठीक है, स्लॉटर हाउस, तो वहाँ पर आपसे शुल्क लगाया जा सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा। जल पर शुल्क लगाया जा सकता है, जल शुल्क आप जानते ही होंगे। ठीक है, जहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा जल की आपूर्ति करवाई जाती है, वहाँ पर वो आपसे टैक्स ले सकती है। जैसे अभी जो
नल के कनेक्शन दिए जा रहे थे गाँव में, नल कनेक्शन पे एक मुश्त शुल्क लिया जा रहा था, शायद मेरे गाँव में लिया जाता 250 रुपये एक कनेक्शन का लिया जा रहा था, तो वो जल शुल्क कहलाएगा, ठीक है। यानी कि नल का कनेक्शन लेने पे 250 रुपये लिया जाए तो वो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जा रहा है। निजी शौचालय या नालियों को साफ करने हेतु शुल्क, निजी शौचालय है कोई, उसको साफ करवा रहे हैं आप, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों से, या नालियाँ हैं जो आपकी पर्सनल, उनको साफ करवा रहे हैं तो उन पर भी शुल्क लिया जा सकता है। या कोई भी अन्य सरकारी नाली है वो आपके घर के सामने से है, अब साफ सफाई तो आपके लिए ही की जा रही है तो आपसे उस चीज़ का शुल्क लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नालियाँ तो आपके लिए ही साफ करवाई जा रही हैं ना, आपके घर के सामने है, तो आपको ही टैक्स देना होगा, तो आपसे टैक्स वसूल कर सकती है। सड़कों की सफाई, रोशनी और स्वच्छता के लिए कर, सड़कों पे जो भी सफाई की व्यवस्था की जाती है, रोशनी की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी टैक्सेस वसूल कर सकती है ग्राम पंचायत। सिंचाई शुल्क, सिंचाई शुल्क कब लिया जाएगा? जब आप ग्राम पंचायत द्वारा जो छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाएँ जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करवाई जाती हैं, अगर वहाँ से आप पानी ले रहे हैं सिंचाई के लिए, तो आपके ऊपर सिंचाई शुल्क लगाया जा सकता है, ठीक है। राज्यों को कर आरोपित करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, 277 के अंतर्गत राज्यों को कर आरोपित करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। एवं राज्य सरकार विधि द्वारा अपने किसी भी कर आरोपण को ग्राम पंचायत को स्थानांतरित कर सकती है, ठीक है, एवं कर वसूलने के लिए प्राधिकृत भी कर सकती है। राज्यों को 277 के अंतर्गत मिलेगी। अब जितने भी राज्यों को अधिकार मिले हैं कर वसूलने के, वो क्या करेगी, कुछ कर, अब सारे कर तो राज्य सरकार नहीं वसूल सकती, गांव-गांव तो जाएगी नहीं राज्य सरकार वसूलने की। अब गांव-गांव राज्य सरकार ही जाए वसूलने, तो वो क्या करेगी, अपने कुछ अधिकार हैं जो कर आरोपण के, वो ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित कर देती है, ठीक है। इस तरीके से अब आगे देखेंगे कर, उपशुल्क अथवा शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अपील। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई शुल्क लगाया गया है या कोई कर लगाया गया है और वो सही नहीं है, ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया गया कर जो है वो मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए था, तो आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। उसके लिए एक विहित प्राधिकारी होता है, आप उसके पास जाएंगे, अपील करेंगे, फिर वो विहित प्राधिकारी ही ग्राम पंचायत के किसी प्राधिकारी को किसी व्यक्ति पर कर, शुल्क, उपशुल्क लगाने का आदेश दे सकता है, ठीक है। यदि उसे लगता है कि टैक्स सही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं लगता है तो वो माफ़ भी कर देगा। आगे देखते हैं, कर और शुल्क जो ग्राम पंचायत लगाए वो प्रकृति में कठोर होते हैं, यानी कि इनसे आप बच नहीं सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत ने कहा है कि 5 रुपये प्रति पशु आपको देना है, तो फिर आपको देना है, मतलब आप उससे बच नहीं सकते हैं। अपील करेंगे, अपील के बाद अगर आपके खिलाफ ही फैसला आया, अपील में भी यही कहा गया कि आपको कर देना पड़ेगा, तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। वरना फिर राज्य सरकार इसके लिए, कर वसूली के लिए आपके ऊपर केस भी कर सकती है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपसे, ठीक है। मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर प्रस्ताव पारित करेगी। यदि आप इनसे बचना चाहते हैं और आप कर नहीं देते हैं तो फिर क्या करेगी, वो मालगुजारी के बकाया के रूप में आपसे वसूली की जाएगी, ठीक है। और ऐसा प्रस्ताव कब लाया जा सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा? कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर। जैसे कोई कर निर्धारण आपके ऊपर हुआ, 5 रुपये आपके ऊपर जनवरी में लगाया गया है टैक्स, ठीक है। अब आप क्या है, देना नहीं चाहते हैं इस टैक्स को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक ग्राम पंचायत क्या करेगी, मार्च तक वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएगी कि जिनने भी कर नहीं दिया है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उनसे वसूली की जाएगी, जबरन वसूली की जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव पारित करके आपसे वसूल कर लेगी वो किसी ना किसी तरीके से। और यदि ग्राम पंचायत कर नहीं वसूल कर पाती है तो जिला अधिकारी करों के बकाया को वसूल करने का अधिकारी होगा। तो फिर ये हायर अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा मामला, अगर आपने नहीं दिया कर, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद भी नहीं आप दे रहे हैं कर। कुछ होते हैं गांव में अड़ियल लोग होते हैं जो नहीं देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से नहीं देते हैं, तो फिर वो हायर अथॉरिटी के पास मामला पहुंच जाएगा, फिर वो जिलाधिकारी संभालेगा पूरा मामला, और फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कर, उपशुल्क तथा शुल्क से माफ़ी या छूट किस स्थिति में मिल सकती है आपको? तो राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वो आपका कर, उपशुल्क या शुल्क माफ़ी या उसमें छूट दे सकती है। यह अधिकार राज्य सरकार किसी प्राधिकारी को भी दिया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्राधिकारी को दिया जा सकता है, डीएम को या डीपीआरओ को, कि ये लोग भी आपका कर या शुल्क माफ़ कर सकते हैं या छूट दे सकते हैं उसमें।
अब छूट किस तरीके की होती है, तो आंशिक छूट होगी, ठीक है, या फिर पूर्ण छूट होगी, पूरा पूरा माफ हो जाएगा या फिर कुछ छूट दे दी जाएगी। 100 रुपये आपका है तो 50 रुपये लगा देगी, 25 रुपये लगा देगी, ठीक है। ग्राम पंचायत को भी यह अधिकार होगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह कर शुल्क में आंशिक या पूर्णतः छूट दे सकती है। ग्राम पंचायत को भी ये अधिकार है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में है। वो विशेष परिस्थितियां ये होती हैं कि आपको परमिशन लेनी होगी डीएम या डीपीआरओ से, जो भी वित्त प्राधिकारी होगा, उसके बाद ही आप छूट दे सकते हैं, ठीक है। कर वसूली करने के बाद भी कर को माफ किया जा सकता है और किसी से वसूल किया गया कर उसे वापस किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने जनवरी में टैक्स लगाया था यहाँ पे 5 रुपये, आपने टैक्स दे दिया, वो जनवरी में मैंने 5 रुपये टैक्स लगाया, आपने वो टैक्स दे दिया। अब फरवरी में मैंने एक अर्जी डाली या अपील की कि मेरे ऊपर एक कर गलत लगाया गया और उस अपील में कहा गया कि हाँ वाकई में ये कर गलत है, तो फिर वो कर तो माफ हो गया और जो 5 रुपये वसूल किया गया था वो आपको वापस करने पड़ेंगे, 5 रुपये रिटर्न जिस भी व्यक्ति ने आपको कर दिया था, ठीक है। तो कर को देने के बाद भी माफ किया जा सकता है और आपको जो वसूल किया गया है वो कर आपको वापस देना होगा। अब देखते हैं लेखा परीक्षा, ठीक है। ये चैप्टर लेखा परीक्षा बजट, इसमें सारा कुछ था इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो लेखा परीक्षा देखते हैं, इसको ऑडिट भी कहते हैं। तो ऑडिट किस में है, संवैधानिक अनुच्छेद 243 की धारा जे में, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 40 में है ऑडिट, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी है, संवैधानिक अनुच्छेद भी और धारा भी, धारा 40 और संवैधानिक अनुच्छेद 243 जे। एक वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत के आय व्यय के लेखों की परीक्षा करना ही ऑडिट कहलाता है। एक वर्ष में आपने क्या आपकी आय हुई, क्या आपने व्यय किया, और जो भी उनका रजिस्टर बनेगा, क्योंकि जितना आय होगा जितनी व्यय होगी वो उन सबको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। रजिस्टर बनते हैं उसके, वार्षिक रजिस्टर होते हैं, तो ये रजिस्टर जो बनते हैं इनकी जांच होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑडिट, रजिस्टर की जांच करना ही ऑडिट कहलाता है, ठीक है। पंचायतों द्वारा लेखाओं के रख रखाव तथा ऐसे लेखाओं की परीक्षा हेतु विधि बनाकर उपबंध करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। ये संवैधानिक अनुच्छेद 243 जे में कहा गया था। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि पंचायतों के लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की परीक्षा हेतु विधि बना सकती है राज्य सरकार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा रीति तय की जाएगी, किस रीति से ग्राम पंचायत का ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। नियम क्या होंगे ऑडिट के, ये सब राज्य सरकार तय करेगी। और जो भी ऑडिट का खर्चा आएगा वो फीस का भुगतान किसके द्वारा किया जाए, ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम निधि में से किया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा ऑडिट का खर्चा दिया जाएगा ग्राम निधि में से, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत बजट, धारा 41 से संबंधित है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा, जनरल सी बात है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज भी कर देता है, कई बार कह देता है 1 मार्च से 31 अप्रैल, ऐसा भी कह देता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, अप्रैल से चालू होगा, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, ठीक है। ये गलत है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। वित्तीय वर्ष हो गया। अब आगे देखेंगे क्या होता है बजट, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण। जो ऑडिट होता है उसमें आपने क्या आय की, क्या व्यय किया एक वर्ष में, तो उसका लेखा जोखा का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। वो हो चुका होता है, जो भी आय व्यय हो चुका होता है, आय व्यय हो चुका होता है उसका परीक्षण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुमानित, अनुमानित प्राप्तियों का, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें इतनी प्राप्तियां होंगी इस साल, इतना हमारा बजट है, मतलब इतना हमने धन प्राप्त हो जाएगा इन इन स्रोतों से और यहाँ पे हम खर्च कर देंगे, तो वही कहलाता है बजट, ठीक है। प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। अब ये क्या होता है कि बजट किस तरीके से पास होगा, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले, ये चीज याद रखनी है, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत सिर्फ ये होता है कि मान लीजिए ग्राम पंचायत में 20 सदस्य हैं तो 1/2 हो जाएगा साधारण बहुमत, यानी कि 10 सदस्य ये साधारण बहुमत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि बैठक में उपस्थित और मत देने वाले, ना कि संपूर्ण ग्राम पंचायत सदस्यों से। बैठक में उपस्थित है 10, ठीक है। वोट दिया 6 ने, वोट दिया 6 ने। अब यहाँ पे इस 6 का
इस 6 का बहुमत देखेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1, यानी कि 4 मेंबर ने भी अगर बजट पास कर दिया, बजट के पक्ष में वोट कर दिया, तो वो बजट पास हो जाएगा। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि संपूर्ण का, यहाँ पे सिर्फ बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित थे 10 लेकिन मतदान ने किया, मतदान कितनों ने किया 6, तो इसी का बहुमत देखा जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो बजट पास हो जाता है। ग्राम पंचायत बजट के लिए गणपूर्ति क्या होती है? तो ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 से अधिक। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कुल 12 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जीपी सदस्य हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 से अधिक चाहिए आपको गणपूर्ति करने के लिए। आपकी ग्राम पंचायत में 12 सदस्य थे, तो गणपूर्ति कितने से होगी? 7 सदस्यों से, 7 सदस्यों से हो जाएगी गणपूर्ति। ठीक है, अब यहाँ पे पास करना है, गणपूर्ति हो गई, अब हमें बजट पास करना है। तो हमारे पास 7 तो आए हैं, अब इसमें से मतदान मान लीजिए 6 ने किया मतदान, तो फिर इस 6 का साधारण बहुमत से बजट पास होगा, यानी कि 4 मेंबर से, 4 मेंबर से बजट पास हो जाएगा। ये सातों ने किया वोट, तो 7 मतदान यहाँ पे गिने जाएंगे, फिर इनका भी 4 मेंबर ही आएगा बहुमत। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 से अधिक तो आपको गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर जो गणपूर्ति हो गई तो उसके बाद आपको उपस्थित और बैठक में मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता है बजट पास करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 समाप्त हो जाता है। यहाँ तक जो भी था ग्राम पंचायत अधिनियम में, वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और लगभग लगभग इसमें मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी करवा दी हैं। ठीक है, चैप्टर 5 तक। अब जो चैप्टर 6 है वो हमारे सिलेबस से बाहर ही है और न्याय पंचायत का महत्व तो नहीं रह गया है, तो इस चैप्टर को हम पूरा छोड़ देंगे। यानी धारा 42 से धारा 94 तक कोई भी मतलब नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप सिर्फ चैप्टर याद रख सकते हैं कि न्याय पंचायत अध्याय 6 में धारा 42 से 94, सिर्फ इतना याद रखना है। लेकिन चैप्टर 5 तक आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करो इस चैप्टर 5 तक। इससे ही जो भी क्रक्स चीज़ें दी गई हैं वो चैप्टर 5 तक ही दी गई हैं। कुछ जो धाराएं हैं इम्पोर्टेंट हैं वो आगे के चैप्टरों में मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर चैप्टर 7 स्टार्ट किया है मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण एवं निरीक्षण की शक्तियों के बारे में चैप्टर 7 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों पर किस तरीके से नियंत्रण रखा जाता है, क्या क्या निरीक्षण की शक्तियाँ होती हैं राज्य सरकार के पास। चैप्टर 7 में सब कुछ बताया गया है। धारा 95 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस धारा की बात मैं पिछले क्लासेस में भी करता हुआ आया हूँ। ये धारा जब आएगी तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इस धारा को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा होने वाली है। ठीक है, अब धारा 95 में क्या है देखते हैं हम। राज्य सरकार सबसे पहले तो ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति के निर्देशन में चल रहे निर्माण कार्यों का परीक्षण कर सकती है। राज्य सरकार की ये सारी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत या कोई संयुक्त समिति है। यहाँ पे ग्राम पंचायत और संयुक्त समिति को क्यों अलग अलग लिखा गया है? क्योंकि अगर दो ग्राम पंचायतों के आपस में साझी रूप में कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो फिर वो संयुक्त समिति के निर्देशन में चल रहे निर्माण कार्य कहलाएंगे और उनका भी परीक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति से किसी लेखा या बही खाता की लिखित आज्ञा द्वारा मांग कर सकती है। ठीक है, किसी भी वर्ष की, ये मत मान के चलिए कि आपको सिर्फ पिछले वर्ष की लेखा की बही खाता की जांच करने को मंगा सकती है। किसी भी वर्ष की पिछले 5 वर्ष तक के आपसे किसी भी डाटा को मंगा सकती है, किसी भी बही खाता को मंगा सकती है राज्य सरकार। ठीक है, ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति की कार्यवाहियों और कर्तव्यों से संबंधित रिपोर्ट मांग सकती है। जो भी ग्राम पंचायत की कार्यवाहियाँ हुई हैं पिछले साल या उसके पिछले साल, या संयुक्त समिति की जो भी कार्यवाहियाँ हैं, तो वो कार्यवाहियाँ सारी लिखी जाती हैं, रजिस्टर में लिख के रखी जाती हैं, तो उनसे संबंधित रिपोर्ट भी आपसे राज्य सरकार मांग सकती है। आपके जो भी कर्तव्य थे आप उन कर्तव्यों को निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, इससे संबंधित रिपोर्ट भी आपसे मांगी जा सकती है। इसके बाद ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति को किसी ऑब्जर्वेशन से संबंधित कार्य दे सकती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे रिपोर्ट मंगाई राज्य सरकार ने कार्रवाइयों से, और इन कार्रवाइयों में राज्य सरकार को कुछ भी ऐसा लगता है गलत हुआ है, यहाँ पर कुछ भी मिसकंडक्ट किया गया है या भ्रष्टाचारी की गई है, तो फिर क्या करेगी, वो आपको ऑब्जर्वेशन दे देगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपके ऊपर पर्यवेक्षण लगा देगी।
आपके ऊपर 2-3 ऑफिसर बिठा दिए जाएंगे, जांच करेंगे आपके ऊपर, ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति के ऊपर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन भी दे सकती है राज्य सरकार। और ऑब्जर्वेशन पीरियड बहुत खतरनाक होता है। इस पीरियड में समझ लीजिए कि आपके ऊपर बिल्कुल तलवार लटकी रहती है यदि आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन बैठ गई है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित किसी मामले में जांच करवा सकती है, ठीक है। यदि उसे लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे हुआ ही है, कोई ना कोई घपला हुआ है, बीडीओ और प्रधान ने कुछ ना कुछ मिलके घपला किया है, तो फिर वो क्या करेगी, जांच बिठवा देगी सीधे। जांच बिठा लेगी तो फिर तो नपना ही है, समझ रहे हैं आप। धारा अब 95 की बात करेंगे, ठीक है। धारा 95 राज्य सरकार को यह शक्ति है कि निम्न शर्तों के आधार पर, शर्तें देख लेते हैं पहले हम कौन कौन सी शर्तें हैं। यदि पद का दुरुपयोग हुआ है, 1947 एक्ट के अधीन आरोपित कर्तव्यों के संपादन में लगातार विफल हो रहे हैं आप, जो भी इस एक्ट में आपके ऊपर कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पद दिया गया है, अगर वो कर्तव्य आप नहीं पूरे कर पा रहे हैं या फिर जनता के हित में उसका बना रहना उचित प्रतीत ना हो, तो फिर उस स्थिति में राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या फिर भूमि प्रबंधक समिति को भंग कर सकती है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, भूमि प्रबंधक समिति, इन सबको भंग कर सकती है। ये 3 आधार हैं पद का दुरुपयोग, 1947 एक्ट के अधीन आरोपित कर्तव्यों का अगर आप संपादन में विफल हुए हैं, जनता के हित में राज्य सरकार को लगता है कि अब ये काम नहीं कर पाएगी जनता के हित में, तो फिर वो भंग कर देगी, ठीक है। पुनः निर्वाचन के द्वारा सीटें भरी जाएंगी। ये धारा 95 थी। अभी देखते हैं धारा 95 धारा 95 क्या कहती है। राज्य सरकार निम्न शर्तों के आधार पर, शर्तें देख लेते हैं पहले कौन कौन सी शर्तें हैं। बिना कारण लगातार 3 से अधिक बैठक या सभाओं में अनुपस्थित रहे, पहला आधार हो गया। लगातार 3 से अधिक बैठक, ठीक है, 3 से अधिक, 3 प्लस 3 में भी नहीं, 3 से अधिक बैठकों में अगर लगातार अनुपस्थित रहता है कोई, या कार्य करने से कोई मना कर दे, या अक्षम हो जाए, कार्य करने में सक्षम नहीं रहे, या फिर उस पर कोई नैतिक अधमता का अभियोग लगाया गया हो, यदि उस पर कोई नैतिक अधमता का केस चला दिया गया है, या फिर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, या फिर अपने कर्तव्यों में चूक की है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह ग्राम प्रधान को या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को या भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य को या संयुक्त समिति के सदस्य और अध्यक्ष को पद से हटा सकती है, ठीक है। ये बेस है, ये बेस आप देख लीजिए। बिना कारण लगातार 3 से अधिक बैठकों या सभाओं में अनुपस्थित रहे, कार्य करने से मना करे या अक्षम हो जाए, नैतिक अधीनता का अभियोग लगा दिया गया हो उस पर, या पद का दुरुपयोग किया हो और कर्तव्यों में चूक की हो, तो फिर उस आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, भूमि प्रबंधक समिति और संयुक्त समिति के सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। एक चीज और देखनी है कि अगर राज्य सरकार इस आधार पर, पद के दुरुपयोग के आधार पर या कर्तव्यों में चूक के आधार पर हटाती है, तो फिर आप जब हटाए गए होंगे तो उस तिथि से 5 वर्ष तक पंचायत के सभी पदों से अयोग्य हो जाएंगे। फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 5 वर्ष तक, ठीक है। हालांकि ये राज्य सरकार अवधि कम भी कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई बाउंडेशन जरूर लगाती है कि भाई आप इतने समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पद का दुरुपयोग होगा या फिर कर्तव्यों में चूक होगी तब, ठीक है। ये अवधि एक दी हुई है पंचायत अधिनियम में कि 5 वर्ष, या फिर राज्य सरकार जो भी निश्चित कर दे, ठीक है। आगे देखते हैं। वित्तीय भ्रष्टाचार या अन्य लेखा बही अनियमितता में लिप्त प्रधान, यदि कोई भी प्रधान है किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उसने वित्तीय भ्रष्टाचार किया है या लेखा बही में जो ऑडिट होता है, वार्षिक ऑडिट, उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या करेगी राज्य सरकार, सबसे पहले तो जांच करवाएगी। किससे जांच करवाएगी, कोई भी विहित प्राधिकारी कर देगा या कोई स्पेशल अधिकारी उसके लिए नियुक्त कर देगा, उसके द्वारा जांच की जाएगी ग्राम प्रधान की, ग्राम प्रधान के ऑडिट की जो भी डाटा होगा ग्राम पंचायत का, उसकी जांच की जाएगी। और यदि प्रथम जांच दृष्टि में यदि वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं, ठीक है, पहले तो जांच बैठाई, अगर उसमें कुछ भी वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं तो प्रधान से वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां
तब तक के लिए छीन ली जाएंगी जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त ना हो जाए। ठीक है। फर्स्ट जांच में अगर आपके ऊपर कुछ भी ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं फाइनेंशियल, तो आप जब तक उन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, यानी कि जब तक आपकी अंतिम जांच में आपको यह नहीं कह दिया जाएगा कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे ये सब झूठे हैं, तब तक आपसे सारी शक्तियां, प्रधान के पद की जो भी शक्तियां होती हैं, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां, वो सारी की सारी छीन ली जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जब तक प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली जाएंगी, तब तक प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को संभालने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसी भी व्यक्ति जो भी योग्य होंगे उस पद के, प्रधान के पद के लिए, तो वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को संभालने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा यह गठन किया जाएगा, और यही जो 3 सदस्यीय समिति है प्रधान के कार्यों को संभालेगी। आगे देखते हैं हम धारा 95 छा। ठीक है। अभी देखते हैं राज्य सरकार द्वारा कारण प्रदर्शित करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आपके ऊपर 95 चा या 95 छा के अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान को हटाया गया है या किसी भी संस्था को भंग किया गया है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को, तो उस स्थिति में जो है राज्य सरकार क्या करेगी? समुचित अवसर प्रदान करेगी कि आप भाई कारण बताओ कि ये इरेगुलरिटीज कैसे आई। ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार सीधे उठाएगी और भंग कर देगी या आपको पद से हटा देगी। आपसे पहले कारण पूछेगी कि किस कारण से हुआ। कोई जेन्युइन कारण हुआ तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है। और इस अवसर को दिए बिना कोई भी कार्यवाही राज्य द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। जब तक आपको कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक राज्य सरकार आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी। ठीक है। जो धारा 95 होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट धारा होती है, यानी कि इसके आदेश को, जो राज्य सरकार का आदेश होता है धारा 95 के अंतर्गत, राज्य सरकार के आदेश को किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं धारा 95 के अंतर्गत यदि आपको हटाया गया है या किसी भी संस्था को भंग किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं राज्य सरकार की ग्राम पंचायत के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक है। राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा किसी कार्य को पूर्ण करने की अवधि निश्चित कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? मान लीजिए कोई रोड बनना था, 90 दिनों के अंदर बनवाना था, आपने नहीं बनवाया। ठीक है। 90 दिन पूरे हो गए, आपने नहीं बनवाया, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? एक अवधि तय कर देगी। राज्य सरकार कहेगी कि आप भैया अगले 60 दिनों का और टाइम देते हैं, 60 दिनों के अंदर पूरा करके दो हमें ये काम। तो ठीक है, ये अवधि तय कर सकती है किसी भी कार्य को पूर्ण करने की। ठीक है। और इस अवधि में भी यदि आपने काम पूरा नहीं किया, यदि इस अवधि में कार्य पूरा ना हो, तो राज्य सरकार फिर डीपीआरओ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाएगी। डीपीआरओ यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के माध्यम से कार्य को पूर्ण करवाएगी एवं उस कार्य के समस्त व्यय ग्राम निधि से ही दिए जाएंगे। ठीक है। जो भी व्यय होंगे उस कार्य को पूर्ण करने में, सारे व्यय ग्राम निधि से ही दिए जाएंगे। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का कोई भी पदाधिकारी है, यदि वह कोई ऐसी कार्यवाही करता है जिससे पब्लिक हेल्थ, दंगा, सामुदायिक अवरोध, जीवन क्षति या किसी के जीवन को नुकसान पहुंच सकता है या फिर पब्लिक सेफ्टी पर खतरा हो, यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे किसी की पब्लिक हेल्थ पर खतरा होता है या फिर दंगा भड़क सकता है उससे, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में क्या करेगी? राज्य सरकार स्वयं या किसी प्राधिकारी द्वारा इस कार्यवाही को अवरुद्ध करवा सकती है। ठीक है। अवरुद्ध करवाने का मतलब रोक देगी। यदि कोई भी, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत का प्रधान है, कोई कार्य करवाना चाह रहा है और उससे हो सकता है कि सामुदायिक हिंसा भड़कने का खतरा उत्पन्न हो, तो फिर वो डीपीआरओ या डीएम के माध्यम से इस कार्य को अवरुद्ध करवा देगी और उस कार्यवाही को करने के कारण भी आपसे पूछेगी कि आप ये कार्यवाही क्यों करना चाह रहे थे। उस कार्यवाही को करने के कारण राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी के पास ग्राम पंचायत द्वारा भेजे जाएंगे। इन कारणों और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को राज्य सरकार रद्द कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है या कन्फर्म भी कर सकती है। यदि कोई आप ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे सामुदायिक हिंसा भड़क सकती थी, तो फिर आप स्पष्टीकरण भेजेंगे कि हम इस कार्य इसलिए करना चाह रहे थे, ये कार्य इससे ये फायदे हो सकते थे या इससे
इस चीज़ में हमें फ़ायदा हो सकता था, तो फिर उस स्थिति में राज्य सरकार विचार करेगी और उसे लगता है कि नहीं, इसमें सच में कुछ भलाई का काम किया जा रहा था इस कार्य में, तो वो इस प्रस्ताव को कन्फर्म भी कर सकती है। फिर भले ही हिंसा भड़के, फिर वो अपने हिसाब से राज्य सरकार उससे निपट लेगी। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं, वाकई में इससे हिंसा भड़क सकती थी और कोई भलाई का काम नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो फिर प्रस्ताव को रद्द कर सकती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। ठीक है। फिर धारा 96A या 96 को देखते हैं। अब धारा 96A या 96 क्या कहती है? राज्य सरकार द्वारा अपने समस्त या आंशिक अधिकारों का डेलीगेशन किया जा सकता है। डेलीगेशन मतलब स्थानांतरण। इस अधिनियम के अंतर्गत 1947 अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को जो भी अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो अपने समस्त अधिकारों को या आंशिक अधिकारों को किसी अधीनस्थ प्राधिकारी या पदाधिकारी को स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है। और इन अधिकारों को देने से पहले वो कोई भी शर्तें भी लगा सकती है राज्य सरकार, या बिना शर्तों के भी दे सकती है। ठीक है, कोई शर्तें भी राज्य सरकार लगाएगी या फिर बिना शर्तों की भी दे सकती है। तो इस तरीके से आज का चैप्टर समाप्त होता है और हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 7 तक, इसके बाद पंचायती राज की एक और वीडियो आएगी और उसके बाद पूरा पंचायती राज समाप्त हो जाएगा। इन वीडियोस को बार बार देखिए, क्योंकि शायद ही पंचायती राज का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर नहीं किया होगा इन 5-6 वीडियोस में। तो इन पूरी वीडियोस को देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक नहीं दो दो बार देखिए, तो आपको पंचायती राज याद करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, आराम से याद हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है मैंने। ठीक है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, भाषा नहीं समझ पा रहे थे कुछ बच्चे, तो आपको देखिए वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी होता चला जाएगा साथ में। ठीक है, तो आज का ये प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं पर जवाब नहीं देते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि जो वीडियो देखी है आपने वो समझ में भी आई है या सिर्फ देखे ही चले जा रहे थे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, कोई वीडियो में व्यू लाने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, कोई ज़्यादा व्यू भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए और उसका उत्तर जरूर दीजिए अपने मन से सॉल्व करके उसको। धारा 95 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी ग्राम सभा को भंग कर सकती है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, सही कथन का आपको चुनाव करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्राम पंचायत बजट पास करने के लिए होने वाली बैठक की गणपूर्ति कुल पंचायत सदस्यों के 1/3 से अधिक से होगी। सही कथन का आपको चुनाव करना है। दो दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप लोग उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि हमारा वीपीओ प्रीमियम ग्रुप चलता है। जो बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनकी तैयारी किस लेवल पे हो गई है। ठीक है, क्योंकि सारा जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज दिया गया है, कंटेंट जो भी है टॉपिक वाइज है। इसके बाद क्विज़ भी आपकी टॉपिक वाइज क्विज़ सारी करवाई गई हैं। ठीक है, आप क्विज़ का कितने बार भी रिवीजन कर सकते हैं, आपको क्विज़ एक बार दे दी जाएंगे, आप एक ही क्विज़ को 4 बार लगा कर रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग लगभग 6000 से 7000 क्वेश्चन हैं क्विज़ के अंदर। ठीक है, क्विज़ के अंदर 6 से 7000 क्वेश्चन हैं और आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि देखिए 70 से 75 क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया गया है इन क्विज के माध्यम से। ठीक है, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनाए गए हैं, हर एस्पेक्ट से टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो अगर एक टॉपिक मैंने उठाया है, जैसे यूपी का मृदा संसाधन उठाया, तो इसी से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बना दिए। अब इस 50 से 60 क्वेश्चन में क्या छूटेगा आपसे, आप बताइए, मृदा संसाधन में। ठीक है, तो जिनको भी जो भी नए बच्चे हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8736890646। ठीक है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप है, तो जिनको भी पेड ग्रुप लेने की इच्छा है वो लोग मुझे मैसेज करें, उनको ऐड कर दिया जाएगा। और यदि वो डेमो लेना चाहें तो मेरे को मैसेज कर दें, तो मैं उनको डेमो भी दे दूँगा कंटेंट का और क्विज का। बाकी आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो हो सकता है परसों के दिन आ जाए, क्योंकि हमें पंचायती राज अधिनियम 1947 को अब ख़त्म करना है जल्दी से। फिर इसके बाद योजनाओं के टॉपिक वाइज जो भी
विभाग वाइज़ जो योजनाएँ हैं वो लाएँगे, ठीक है? तो विभाग वाइज़ योजनाएँ हम कवर करवा देंगे, लगभग हर विभाग से 10 से 15 योजनाएँ तो कवर करवाएँगे, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएँ होती हैं। उसके बाद आगे हम पंचायत जो अपडेटेड पुस्तिका होती है उसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए।